व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 4 गलतियों के बारे में जो मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में की है, और पर अगर आप इसको अगर थोड़ा सा बचा लें तो आप एक्चुअली एक्चुअली बहुत कम लॉस में या कम गलतियों के साथ सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट। तो मैं आज अपनी पर्सनल लाइफ से बता रहा हूँ। पिछले मेरा जो सफ़र है इन्वेस्टिंग का, वैसे स्टार्ट हुआ 2016 में थ्रू म्यूचुअल फंड्स। बट आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन स्टॉक्स आफ्टर कोविड। अराउंड 2019-20 में मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट अपना। 19-20 के बीच में कहीं इन्वेस्ट किया था स्टार्ट अपना स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। बट मेरा जो जर्नी थी 2016 से म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, और 2020 में अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ 5 साल की जर्नी हुई है मेरे पास। पर 5 साल की जर्नी में मैंने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं इसमें, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो मैं आप आज अपनी जर्नी से आपको कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो मुझे जर्नी में लगा कि मैंने गलती करी, विच इज़ आई स्टार्टेड वेरी लेट। तो मैंने 2020 में स्टार्ट किया। आई वॉज अर्निंग फ्रॉम 2015। 5 साल का जो अर्निंग का गैप है वो मैंने छोड़ दिया। पर उससे पहले मैंने लैंड में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वहाँ मेरे इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हो गई थी। बट आई केम टू स्टॉक मार्केट इन 2020। जब तक उससे पहले 2016-17 से मैं पढ़ाई कर रहा था लगातार स्टॉक मार्केट के बारे में। रोज़ वीडियोस देखना, क्या होता है क्या नहीं होता है, व्हाट आर स्प्लिट्स, व्हाट आर बोनस शेयर्स, क्या होता है, कितना स्टॉक मार्केट की जो जर्नी होती है कितना ज़्यादा वो रिटर्न देती है, इंडेक्स फंड्स में ज़्यादा फ़ायदा है या फिर पर्टिकुलर स्टॉक्स पिक करने में क्या फ़ायदा है। तो मैंने बड़ी किताबें पढ़ डाली पिछले 3-4 साल में। पर 2020 के बाद मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी, और ये लगता है मुझे मेरी गलती रही, क्योंकि मुझे स्टार्ट करना चाहिए था हाल के हाल। आपको लगता है कि आपको जब सारा ज्ञान हो जाएगा तब आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करोगे, पर ऐसा होता नहीं है दोस्त, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो समुंदर है, और कभी भी आप पूरा ज्ञान ले नहीं पाओगे। तो अगर आप ये सोचो कि आप सारा ज्ञान लेने के बाद इन्वेस्ट करोगे तो दिस विल बी एक्चुअली, बड़ा एक कंसेप्ट आता है इसमें जिसको कहते हैं हम एनालिसिस पैरालिसिस। अगर आप वो एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गए तो आप फंस गए, फिर आप वो डिसीजन ले नहीं पाते इन्वेस्टिंग करने का। इसलिए आपको स्टार्ट कर देना चाहिए हाल, जैसे भी हाल में हो आप स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा पैसा टेबल पे लगाओ और उसके बाद स्टार्ट करो, और फिर जब आप पैसा लगा दे तो टेबल पे, तो आपकी जर्नी ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि आप लगातार फिर आप स्टडी में भी दिमाग लगाते हो, क्योंकि आपका पैसा भी लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उनको सबसे पहली बात तो कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। 15 साल की उम्र है, 12 साल की उम्र में, जब आपको ये वीडियो पता मिले या जब आपको कोई भी अकल लगे, आप इन्वेस्टमेंट कर दो अपनी एज अर्ली एज पॉसिबल। और साथ साथ फिर उसके साथ अपनी आप नॉलेज एक्वायर करने की जो जर्नी है उसको भी जारी रखो। तो मुझे लगता है कि आई स्टार्ट वेरी लेट। 2020 में मैंने स्टार्ट किया। अगर 2016 से मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया होता तो आई वुड हैव गॉट अ बिगर जंप। बट ठीक है, जो भी है, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। पर मैंने कहा आप अगर ये गलती ना करो तो इट विल बी गुड, क्योंकि आप सोचो कि आपको नॉलेज मिल जाएगी उसके बाद इन्वेस्ट करोगे आप, ऐसा होता नहीं है दोस्त, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आई गॉट इनटू ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक तरीके से एक ऐसा नशा है कि आप एक वक्त बाद आपको थोड़ा सा इसको लत सी लग जाती है आपको। मतलब जब व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग मुझे लगा कि हाँ, मुझे थोड़ा सा इसका एडिक्शन तो हो रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी रियलाइज़ होने लगा कि इट इज़ ऑल्सो फ्रीकिंग मी आउट। अंदर ही अंदर वो आपको क्रेज़ी बनाता है बहुत ज़्यादा, और आपको एंग्जाइटी क्रिएट कर देता है आपके अंदर। एक दिन मतलब देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज अर्निंग 1-1.5 लाख 2 लाख इन अ डे, और 1-1.5-2 लाख उन्हें उड़ भी जाते थे। तो वो नहीं लगता था कि अरे 1-1.5 लाख पिछले दिन कमाया था, आज 1-1.5 लाख उड़ा दिया, क्या हो गया, तो कवर कर लेंगे। बट अल्टीमेटली वो ऑन अ लॉन्गर हॉराइजन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा रिटर्न, क्योंकि कभी गया कभी आया, कभी गया कभी आया, तो उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न बन नहीं रहा था, निकल रहा था नेट में प्रॉफिट। बट एट द सेम टाइम इट वॉज नॉट दैट मच ऑफ एंग्जाइटी जितनी मैं ले रहा था, झेल रहा था सुबह शाम। जितना मुझे एंग्जाइटी थी कब क्या होगा, नेक्स्ट दिन डाउ जोन्स कहाँ खुलेगा और इंडिया के मार्केट कहाँ खुलेंगे, तो उस हिसाब से जो मैं एंग्जाइटी ले रहा था, जो मैं प्रेशर ले रहा था, जो मैं स्टडी कर रहा था, रोज़ दिन भर वीडियो देख रहा था लोगों के, यूट्यूबर्स को सुन रहा था वो क्या बोल रहे हैं मार्केट्स के बारे में, तो जितना मैं उसके मतलब जितना आप काम कहीं नौकरी करते हो ना, उतना भी आप इतना पागलों की तरह आप इतना इंग्रॉस होकर काम नहीं करते जितना आप उसमें काम कर रहे हो, पर उसका रिटर्न जो है वो बहुत कम आ रहा है।
तो मुझे समझ में आया कि इट और ऑल्सो इट विल इम्पैक्ट योर माइंड। तो आपका ब्रेन जो है, आपका माइंड है, वो आपको ख़राब कर देता है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है, एंशियस होने लगते हो आप, और आपको गैम्बलिंग टेंडेंसी भी आपकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आपको बेसिकली डोपामिन रश मिलने लगता है, तो और उसके वजह से आप ज़्यादातर किसी चीज़ों से विड्रॉ हो जाते हो। और मैंने एक वीडियो भी बनाया कि गैम्बलिंग में और गेमिंग में इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है कि हाउ यू एक्चुअली विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग। तो उससे आपको कोई चीज़ में मज़ा नहीं आता। अब आपको सिर्फ मार्केट्स का ध्यान रहता है कि मार्केट कहाँ खुलेगा, मार्केट क्या करेगा, मार्केट का, आपको किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आ रहा। आपके दोस्त साथ में बैठे हैं, मैं जिम जा रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे याद है मैं जिम जा रहा था, मैं आई वॉज इन लाटविया दैट टाइम, यूरोप में था उस टाइम पे, और मैं जिम जा रहा था। और मैं जिम में भी वर्कआउट करा, एक साइड मार के मैं सिर्फ मार्केट देख रहा हूँ, मार्केट तक। और मैं आई वॉज लाइक वो मतलब वो मैन मतलब क्या हो रहा है मेरे को, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने वर्कआउट को भी इंजॉय नहीं कर रहा जिसको मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। तो मैंने कहा यार इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक। तो ट्रेडिंग में फंसना मतलब ठीक है अगर आप एक समझ में आ जाए आपको, बट आई हैव अ ट्रेडिंग, अभी भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट आई हैव अ डेफिनेट प्लान नाउ, आई हैव अ डेफिनेट लॉस और प्रॉफिट स्ट्रैटेजी कि भाई इतना प्रॉफिट होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट इतना होगा, इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। आई हैव अ डेफिनेट प्लान विच इज़ मोर, क्या कहते हैं, मोर सेटिस्फैक्ट्री, बिकॉज मुझे पता है कि इससे ज़्यादा मुझे लॉस होना ही नहीं है, इससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होना ही नहीं है। तो वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, और उसमें भी जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा नहीं है ट्रेडिंग से। पर इन्वेस्टिंग से आपका रिटर्न एक्चुअली ज़्यादा बनता है, क्योंकि आप अल्टीमेटली धीरे धीरे स्लोली ग्रो करते हो। तो आप अपने इन्वेस्टिंग को थ्रू करके थोड़ा सा अगर आप रिटर्न बढ़ाना चाहें अपना, तो ट्रेडिंग के थ्रू थोड़ा सा रिटर्न बढ़ा सकते हो। पर आप जब ज़्यादा के लालच में पड़ते हो कि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, और जो ट्रेडर्स दिखाते हैं आप उसमें घुसने लगते हो ना कि अरे भाई ट्रेडर्स तो बहुत पैसे दिखाते हैं, मैं भी इतना कमा सकता हूँ, वो झूठ है। और एक आप उसमें फंसी जाते हैं बहुत ज़्यादा। तीसरा एक इमोशनल ट्रेड आप ज़रूर लेते हैं, सभी लोग, हम सब इमोशनल डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, और बहुत ज़्यादा इमोशनल ही ट्रेड करते हैं। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट इमोशंस, आपके इमोशंस के साथ वो खेलता है और आपको बेवकूफ़ भी बनाता है। तो जब हम लॉस करते हैं तो हम और बड़ी बड़ी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं कि इस बार तो हम आई विल मेक इट, इस बार तो आई विल मेक इट, और उसकी वजह से हमारे और बड़े लॉस होते हैं। तो इमोशनल डिसीजन मैंने ऐसे गुस्से वाले कभी लिए नहीं, क्योंकि आई हैव फार थैंकफुली आई हैव क्वाइट गुड कंट्रोल ऑन माई टेम्पर, कि मैं इमोशनल होकर बड़े डिसीजन नहीं लेता। और मैं इनफैक्ट आई बिकम नंब, कोई भी अगर मुझे लगता है कि मैं इमोशंस क्या कहते हैं, दे आर गोइंग हैवी ऑन मी, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग एनी डिसीजन, कि कोई भी डिसीजन है भाई नहीं लेना इस टाइम पे, कोई भी निर्णय है नहीं लेना। पहले आप इमोशनल अपनी स्टेज से हट जाओ और फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, अनबाइस्ड हो जाओ, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, और फिर आप अपना ही डिसीजन लो। तो मैं वो नहीं करता हूँ, राइट। बट एट द सेम टाइम इनिशियली जब मुझे याद है, जब मेरे को लॉस हुए, बहुत 2020-21 की बात है, जब मुझे लॉस हुए तो मैंने जल्दी से उसको काटे और मैंने स्टॉक को बेच दिया। और जब वो थोड़े दिनों बाद स्टॉक वापस आ गया तो मैंने देखा यार मैंने क्यों लॉस ले लिया। तो वो स्टार्टिंग में स्टार्टिंग की जब जर्नी थी तो मुझे समझ में नहीं आता था, मुझे लगता था कि यार स्टॉक लॉस नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लॉस ना हो जाए। पर मुझे ये समझ में आया, तो उस टाइम पे धीरे धीरे समझ में आया कि अगर आप स्टॉक को लेके बैठे, आपको पता है कि स्टॉक अच्छा है, आपका एक अच्छी रिसर्च है, एक अच्छी कंपनी है, तो आपको इतना डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली स्टॉक तो काम ही है ऊपर नीचे होना। वो जो लॉस दिखता है वो एक नोशनल लॉस है, वो लॉस हुआ नहीं है। लॉस तब होगा जब आप उसको सौदे को काट के अपने स्टॉक को बेच के निकलेंगे। ये मुझे समझ में आने में थोड़ा टाइम लगा, स्टार्टिंग में 2020 की बता रहा हूँ मैं ये बात। तो मुझे लगा कि यार ये आपसे भी शेयर करना चाहिए। तो ये 2020 में ये होता था जब स्टार्टिंग में हमने ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, स्टॉक लेना स्टार्ट किया था। तो आप ये समझो कि उस टाइम पे आप जब भी एकदम से कोई स्टॉक ले लेते तो बहुत ज़्यादा वो होता था कि यार नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। पर आफ्टर अ वाइल आई अंडरस्टैंड कि वो नीचे भी जाएगा, वो ऊपर भी जाएगा, उसको जाने दो जहाँ जाना है। तो मैं अपना काम करना है, तो मैं अपना स्टॉक अच्छा सिलेक्शन करना है और बने रहना है उसमें, राइट। और आखिरी जो पॉइंट है वो है लार्ज कैप स्टॉक्स। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोजर इन लार्ज कैप स्टॉक्स, क्योंकि इनिशियली बहुत ज़्यादा डर लगता था स्टॉक्स में कि यार स्टॉक बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मेरा जो एक्सपोजर था इनिशियल पोर्टफोलियो का बहुत ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स में था। यानी कि आप बहुत ज़्यादा लार्ज कैप मतलब कि ज़्यादा स्टेबल कंपनीज लाइक टाइटन,
क्योंकि मैं टाइटन की बहुत कहानी सुनी थी, राकेश झुनझुन वाला, वो करोड़ अरबपति बनाने वाला टाइटन है। तो टाइटन में मेरे बहुत मोटा स्टेक था, बड़ी बड़ी कंपनियों में मैंने ज़्यादा पैसा लगाया था, जो लार्ज कैप कंपनी है, लाइक टाइटन हो गया, SBI बैंक हो गया और HDFC बैंक हो गया। तो ऐसे बड़े बड़े मैंने हाथी अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए थे जो कि चलते बहुत स्लो थे, और मुझे एक स्टेबल रिटर्न तो मिल रहा था पर मुझे डर लगता था, तो इसलिए मैं वो स्टॉक्स लेके बैठे थे, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल वाले इन्हीं को रिकमेंड करते थे सेफ़, जिससे कि वो अपने किसी पंगे में फंसे ना, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा लॉस ना दिखे तो आप घबराओ नहीं। पर मुझे आफ्टर वाइल रियलाइज़ हुआ कि ऐसे स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दे सकते, ये आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, बट अगर आप एक यंग एज में हो, आपको थोड़ा रिस्क लेना है, आपने अच्छी खासी रिसर्च आप कर सकते हो, आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं, तो आपको रिसर्च करनी चाहिए और आपको थोड़े से रिस्की बेट लेने चाहिए। आपको स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज लेनी चाहिए, क्योंकि वो भागती ज़्यादा है, और जब आप एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बनाते हो जिसमें आप काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाई करके अपने स्मॉल कैप रखते हो, तो आपका डर भी कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी स्मॉल कैप कंपनीज़ में सारी बैंकरप्ट नहीं होने वाली, सारी कंगाल नहीं होने वाली। तो कुछ आपका अच्छा पोर्टफोलियो में आपको अच्छा रिटर्न दे देंगी, कुछ में भी ठीक ठाक देंगी और कुछ में भी ज़ीरो भी हो जाए, तो अभी आपका जो रिटर्न है वो ऑन एन एवरेज एक अच्छे लार्ज कैप क्योंकि लार्ज कैप पोर्टफोलियो को बीट कर देगा, क्योंकि आपका जो स्मॉल कैप जो भागेगा वो बहुत तेज़ भागेगा। तो इस तरीके से आपको ज़्यादातर मुझे लगता है कि आप और यंग, आपको मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में ज़्यादा बने रहना चाहिए और ज़्यादा रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहिए। और दिस इज़ व्हाट आई थिंक, क्योंकि मैंने इनिशियली लार्ज कैप में मेरा एक्सपोजर बहुत रहा है, और अब धीरे धीरे आई हैव शिफ्टेड टू फ्रॉम लार्ज कैप टू स्मॉल कैप नाउ, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स में। तो मुझे लगता है कि ये हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि आपको अगर आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न देना है तो दो आर स्मॉल कंपनीज जो अभी अपना बिजनेस सेटअप कर रही हैं, जो यंग है, उनके अंदर जो फायर इन द बेली होती है बिज़नेस बड़ा करने की, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप। और लार्ज कैप जब कंपनीज बड़ी हो जाती हैं तो उनको भागने में दिक्कत होती है और वो स्लोली मूव करती हैं। वो स्टेबल कंपनीज तो होती है जो सालों साल आपको रिटर्न देंगी, बट एट द सेम टाइम वो रिटर्न आपको बहुत कम देती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो, थोड़ा बहुत वैल्यू आपकी लाइफ में अगर ऐड हुई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।